अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पंजाब में अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बछड़ के अलावा 2 MNAs और तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 70 लोगों को 9 मई केसेस में 10 साल की कैद की सजा सुना दी है। मलक अहमद खान बछड़ ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और जाहिर है कि सजाओं के बाद ये नशिस्तें खाली हो जाएंगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है इस वक्त, क्योंकि कल जो है यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी और दूसरे जो लोग हैं, साबिक गवर्नर जो हैं चीमा साहब और शाह महमूद कुरैशी के केस की भी कल डेट है और उम्मीद है कि उनको भी सजा हो जाएगी। इसके बाद सवाल यह राइज हुआ है कि क्या तरीके इंसाफ के खात्मे का फैसला कर लिया गया है और क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नाकाम हो गया है। इसके बाद तहरीके इंसाफ को क्या करना चाहिए, क्या तहरीके इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए, क्योंकि अगर उनके इलेक्टेड मेंबर, अभी तो वो रोना रो रहे थे 8 फरवरी का, उसके ऊपर ट्राइब्यूनल्स को स्टैंड स्टिल करके उनकी नहीं सुनेगी और अब जो है जिस तरह सीटें जो आ रही थी खबरें पिछले 2 माह से कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होंगी सजाओं के बाद, तो अब ये देखना होगा कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। अवाम पर गैस बम कराने का फैसला कर लिया गया है। गैस के चार्जेस जो ऑलरेडी नाकाबिले मैं कहता हूं कि बर्दाश्त है, उनके रेट्स बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तो आज ये डिस्कस करेंगे कि अवाम की मुश्किलात कब तक ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। रावलपिंडी में हमने देखा कि रिटायर्ड कर्नल अपनी बेटी समेत घर से बाहर निकले और बारिश के पानी में उनकी गाड़ी डूब गई। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये मेरे ख्याल में जो बिजनेस टाइकून थे मलक रियाज, उनकी सोसाइटी जो है उसका उसका हाल है ये। और इसके बाद जो फिर क्वेश्चन अराइज होता है वो यही है कि क्या पंजाब हुकूमत अवाम को बारिशों के पानी से बचाने में नाकाम हो गई है और अवाम को खुला छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की मजामत की सियासत को कितना नुकसान पहुंचाया और क्या अपोजिशन के साथ मिलकर KPK में सेनेट का इलेक्शन लड़ने से तरीके इंसाफ ने 2 से 3 सीटें हार दी हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ये पूछेंगे अपने मेहमानों से। मेरे साथ आखिर कब तक में नासिर शिराजी साहब हैं। शिराजी साहब, वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और हमें ज्वाइन करेंगे सफदर हसन यूसुफजई, ही इज फ्रॉम PTI, वाइस प्रेसिडेंट है KPK के, अभी थोड़ी देर में हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे। आपसे शुरू करते हैं जी। हाउ डू यू सी कि ये ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का ही उसको सजा हो गई 10 साल और डेफिनेटली उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, उसकी सीट भी खाली हो जाएगी, 2 MNAs हैं और मुतजाद है इसकी जो है अभी तक कंप्लीट फैसला नहीं आया अभी तक हमारे सामने। लेकिन दर्जनों लोग जो हैं उनको 9 मई केसेस में 10 साल की कैद सुना दी गई। काशी साहब, जो एक जरीना मुतालबा था ना अवाम का, जी पिछले 70 बरस से ही मैं कहूंगा, अच्छा जी, कि जी सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए, इंसान का बुनियादी हक है। तो मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत ने, जिसके सुरखेल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करता धरता है, ज्यादा तो लाइन शेयर उनका है हुकूमत में, उन पर खास तौर पर जिम्मेदारी है और बाकी जमातें भी उसकी बराबर की शरीक हैं जो कोलिशन में है, कि उन्होंने सस्ता और फौरी इंसाफ देने का जो वादा है वो बिल आखिर पूरा कर दिया है। इंसाफ कितनी तेजी से मिल रहा है, आप अंदाजा फरमाइए। मांगी थी लेकिन ऐसा बाजी ऐसा ही है, अपना अपना स्टाइल है ना जी। अमेरिका का इंसाफ और तर्ज का है, इसराइल का इंसाफ और तर्ज का है, भारत का इंसाफ और तर्ज का है और पाकिस्तान का अपनी तर्ज का है। यहाँ पे चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई जो कानून है वो किताब और सुन्नत के मुनाफी नहीं हो सकता। शरई अदालतें मौजूद हैं, वहाँ चैलेंज हो सकता है, और अगर वो शरई अदालतें कोई एक्शन नहीं ले रही इस निज़ाम पे, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने कवानीन बनाए हैं, जो हुकूमत है, उनके नजदीक ये शरीयत के ऐन मुताबिक है जो कुछ हो रहा है। मैं खास तौर पर इसका जिक्र करूंगा भारत में होने वाले एक बहुत बड़े फैसले के हवाले से, कि जहां मुंबई धमाकों में मुलविस अफराद को बिल आखिर उनकी अदालत आलिया ने बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया है। और अंदाजा फरमाइए कि वहां पे कितना प्रेशर था।
क्योंकि जिस टाइप की हुकूमत है, मुसलमानों को कुचलने का जो रवैया है, उसके बावजूद अदलिया ने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, इंसाफ देंगे, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होगा। और दर्जनों अफराद जो उसमें थे उनको सजाएं सुनाना चाहती थी भारत की हुकूमत, लेकिन उनकी अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उनको बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया। अच्छा, हमने अपने तौर पे इंसाफ के तकाजे पूरे किए, फुटेज मौजूद नहीं है, गवाह जो है अदालतों में मुनहरिफ हो चुके हैं, लेकिन हम सजाएं दे रहे हैं। तो ये हमारा अपना स्टाइल है। शराई साहब, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारे कवानीन है, ऑलमोस्ट सेम है इंडिया के। देखिए, वहां लेटर एंड स्पिरिट में हमें इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है कवानीन की। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं है, अप टू द एक्सटेंट कि जज के ऊपर जज लगाया जाता है कि जनाब आप इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन जज लगाए गए, लेकिन कानून लेटर एंड स्पिरिट में ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सका और ना कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं, ऑफकोर्स उनके पास ये हक तो हासिल है कि वो इस पे अपील करें। कर दी हाई कोर्ट में करेंगे। जी जी, हाई कोर्ट में जाएंगे, उस पर वो अपील तो करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं उम्मीद कि उनको कोई रिलीफ मिले। रिलीफ अगर मिलना होता तो इन्हीं अदालतों से मिल सकता था। यहाँ पे तो जज ही बैठे थे ना, यहाँ भी इंसाफ करने ही वो बैठे थे। अच्छा, तो अगर पहले स्टेप पे इंसाफ नहीं मिला तो आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है शराई साहब, क्योंकि सीसीडी जो है, जिनके ऊपर भी 5-7 मुकदमे हीनियस क्राइम्स हैं, जाहिर है कि हमें नजर आ रहा है कि उनको एलिमिनेट कर रही है। तो क्या ये जो पीटीआई के लोग हैं, इन पे भी 20-20, 30-30, इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा FIR है, तो ये भी उसी जुमले में आ सकते हैं, किसी वक्त एलिमिनेट हो सकते हैं, सीसीडी के काबू आ सकते हैं ये? जी जी, माइट इज राइट। एक लाठी से सबको हाँकने का अगर फैसला हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है, तो जो मेरिट बताया गया है सीडी का वो यही है ना कि जी दर्जनों अगर FIRs हैं और कोई मफरूर है, छोड़ देती है ना शाही साहब। देखिए, अदालतें छोड़ती हैं 1% उसके रेशियो है सजाओं की, उसकी वजूहात है। गैंग रेप भी है, कत्ल भी है, देखिए उसकी वजूहात है, डकैती, वजूहात लातादाद हैं। उसमें सिर्फ अदलिया का फॉल्ट नहीं है, उसमें जो लोग तफ्तीश करने वाले हैं उनका फॉल्ट भी है। और फिर हमारे यहाँ तो रिवायत मौजूद है कि आप 10 कत्ल करें, वकील करने के अलावा अगर आप जज भी कर सकते हैं तो फिर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनको जिनको सजाएं हुई हैं अभी तक, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली में और 2 MNAs हैं, तो इनकी सीटें तो आप देखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इनकी अपील का वेट करते हैं कि इनकी सीटें वैकेंट करार दे देते हैं कल परसों? मेरा ख्याल है जी कि सरकार जो है बहुत उजलत में है, सरकार ने बहुत अहम फैसले करने हैं, उसके लिए उसने निजाम को बिल्कुल नथ डालनी है। तो गुमान यही है कि फौरी तौर पे सीटें जो हैं वो जैसे दस्ती का इलेक्शन शेड्यूल भी उन्होंने अनाउंस कर। जी बिल्कुल, तो वो मैं समझता हूँ एक पैटर्न तो हमारे सामने आ चुका है ना जी। एक आदमी डिस्क्वालीफाई होता है, होना तो ये चाहिए कि उसकी अपील, उस अपील का फैसला जब तक ना आए, बल्कि हाईएस्ट लेवल पे जहां तक भी उसको अपील का हक मौजूद है, तो ये दो कौमी असेंबली की दस्ती की सीट मिला ले 3, और ये फिर जो ऑपोजिशन लीडर, ये सीटें तो गई, क्योंकि अब जब बाई इलेक्शन होंगे फिर तो पीटीआई नहीं जीत सकती है। बाकी भी गई। अच्छा, बाकी भी गई? जी जी बिल्कुल, मैं तो ये देख रहा हूँ बाकी भी गई, सब हवा में उड़ जाएंगी। हालात ये नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट तो ये नजर आ रहा है। अब देखिए, इसके अलावा अगर कोई और अनहोनी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अनहोनी के भी कुछ आसार नजर आते हैं, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बड़ी साहब, कैसे देखते हैं ये जो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के, आपकी जो जाहिर है हम बिल्कुल क्रिटिसाइज तो नहीं करते जुडिशरी को, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 90s में जब उनके खिलाफ फैसले मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जजेस को, जस्टिस कयूम को फोन करके करवाते थे, तो उन्होंने कहा था ये कैंगरू कोर्ट्स है। अब की तो नहीं है ये, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ 90s की। तो हाउ डू यू सी कि इससे क्या समाज में, मुआशरे में घुटन में इजाफा होगा ये डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद, कि कुछ सब स्मूथ ही रहेगा? भट्टी साहब से सिर्फ 1 मिनट ले लूं, 2 फिक्रों की इजाजत काशिफ साहब और आपसे भी, कि देखिए जब जस्टिस कयूम की वो कॉल ट्रेस हो गई तो जस्टिस कयूम जिंदा थे, हयात थे, उनको किसी ने ना गिरफ्तार किया ना उनके खिलाफ मुकदमा बना, बल्कि बाद में इनामात ही दिए गए। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल बन गए थे बाद में, जी इनाम मुशर्रफ साहब के। जी जी, लेकिन अब खान साहब आप भी तो कुछ ऐसी ही बातें फरमा रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि जनाब कल जो है यास्मीन कुरैशी का, यास्मीन राशि का उनका फैसला होगा ना जी, कल डेट है। कुरैशी साहब का और दूसरे लोगों के आपने नाम लिया कि उनके केस की हेयरिंग है,
और उनको भी इसी तरह सजाएं दे दी जाएंगी। देखें ना, तो प्रेसिडेंट क्या तो बन आपकी गया। डिक्टेशन पर उन्होंने ये फैसले नहीं, किए मेरी हैं डिक्टेशन पे या नहीं आपको करना। तो यार उन्होंने इन्फॉर्म ये चलो हम ये फैसले करने जा रहे हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हूं। ये वही केस है कि जो वही जमाना मुझे याद आ रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो पीटीआई वाले रोजाना कहते थे यार जरदारी साहब को ये सजा हो जाएगी, आज फरियाल बीबी को ये सजा हो शर्जील जाएगी। मेमन भी तो यही कर रहा है कल। नहीं, शर्जील मेमन वो तो भी ऐसी कह रहा है। बयानबाजी कर रहा है ना, वो भी तो अब किसी का बाकी- माउथ पीस है। अब आप ऐसे जहां ना तक रह करें। गए इन सजाओं का मेरी बात ताल्लुक सुने, है, अगर अदालतों का 9 मई के ताल्लुक- केसेस में आज अगर सजाएं हुई है तो ये सेम केसेस है, किसी के में सरगोदा में है, किसी पे लाहौर में, किसी पे कराची में है। नहीं, तो ये लेकिन मुझे बताएं ये बदकिस्मती आ है जाता है ना। खान साहब, ये अलमिया है जहां हमें इन चीजों का दुख भी है जाती तौर पर, इस लिहाज से कि एक सियासी प्रोसेस चल रहा है, उस सियासी प्रोसेस में कुछ लोग मैनिपुलेट हुए हैं और इस्तेमाल हुए हैं। आम लोग, खास तौर पे मैं आवाम की बात करूंगा, कारकुनों की बात करूंगा, तो पीटीआई के जो कारकुन है मुझे उनसे हमदर्दी है कि वो बेचारे मासूम लोग थे, सियासी कारकुन ही नहीं थे, वो तो शौकीन थे खिलाड़ी के, उसके क्रेजी मतलब थे, मतलब के जनाब मद्दाह थे, वो उसकी मद्दाह सराय में बाहर सड़कों पे निकल आए जिसे आप और खिलाड़ी इस्तेमाल कह हो रहे गए। हैं, जिसे आप लेकिन खिलाड़ी जिन कह रहे हैं, लोगों ने उसने इस्तेमाल आपको किया, आउटलाइन बशमूल किया, यासीन आप राशिद तकरीर साहबा, मुझे उनसे हमदर्दी है इस लिहाज से कि एक ज़ईफ खातून है, ठीक है ना, और बूढ़ी औरत है वो। कैंसर के लिए बड़ा काम किया उन्होंने जी। देखिए वो काम करना एक अलग बात है। नहीं, अब नहीं, एक हाजी साहब जो है हज करने के समाज बाद के लिए कत्ल कर दें खिदमत को तो माने उसकी हज की बुनियाद पर उसको कत्ल की सजा तो माफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो उन्होंने गलत काम किए हैं इस बात के बेशुमार एविडेंसेस हैं कि वो जेल नोट से, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरा अपना कजन जिसकी अपनी आर्ट गैलरी है जेल रोड पर राजा सेंटर में, वो बाहर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था बाकी लोगों की तरह भी। उसने मुझे कहा, कहता यार सलीम, मैं देखा यास्मीन राशिद और दीगर इनके लोग जो हैं वो आए हैं और लोगों को उकसाते फिर कि चलो चलो उधर चलो, चलो चलो कैंट चलो, कोर कमांडर हाउस चलो। भाई क्यों? मेरी बात सुने, आपको पता नहीं है कोर कमांडर का हाउस जो है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी के इदारे में एक आता है। बड़ी साहब सुन लीजिए, कीजिए, अगर आपके कजन ने उकसाते देखा है तो फिर तो उनकी नेशनल ड्यूटी थी कि वो गवाह बनते जाते। उधर गवाहों की कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, सीसीटीवी फुटेजेस हर जगह मौजूद है, वो तो लाहौर कहीं सेफ भी सिटी एरिया ऐसा है, ना करें। ठीक है ना। बेशुमार ऐसी चीजें हैं, बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां सीसीटीवी फुटेज लोगों के सामने आई हैं, लेकिन बात यह है लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूं, क्योंकि इसके 9 मई जैसे वाकयात पहले कभी नहीं हुए और इस तरह के कवानीन भी सख्त सजाओं के पहले से उस हवाले से मौजूद नहीं थे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के। तो मैं समझता हूं कि मतलब अदलिया को थोड़ा सा ज्यादा लीनियंट व्यू रखना चाहिए कि इनको जो सख्त किस्म की सजाएं दी हैं, 10-10 साल कैद की सजा, उसको थोड़ा सा अगर इग्नोर भी कर देते और जुर्माने और नाअहली तक रह जाते तो तभी कोई मुज़ायका नहीं था, लेकिन सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो भी गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं भी एक सियासी कारकुन हूं, हमने कभी आज तक इस तरह की हरकत नहीं की, ना जमाने तालिब इल्मी में जब ज़ियाउल हक का शदीद तरीन माशाल्लाह था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, हमने कभी इस तरह की तौर पर माजी में बहुत कुछ होता रहा है ना। और ग्रुप का ही था ना जी, किया था मुर्तजा। अगर ऐसी बात होती तो अल-जुल्फ़िकार को साबित किया जाता, आज तक साबित नहीं होता। सलामुल्लाह टीपू को मत ना बिल्कुल गलत, सारा फेक है, गवर्नमेंट का अपना प्लान था, ठीक है ना, कोई पीपल्स पार्टी के लोग। अच्छा जी, वो फेक था, अब सही है। जो उस वक्त था वो सारा फेक था, जो आज हो रहा है वो बिल्कुल। लेकिन उनको साबित। अच्छा, मुझे ये बताइए बड़ी साहब, अब ये नशिस्तें खाली हो जाएंगी जी इनकी, क्योंकि सजा नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझता कोई इतनी जल्दी फैसले हो जाएंगे। अभी ये लोग अपील में जाएंगे, फिर कोई इनको कोई ना कोई। तो अगर कल इलेक्शन कमीशन कल परसों या 2-3 दिन में वैकेंट करार दे देते हैं इनको, फिर तो खाली हो गई। तो चले खाली हो भी जाए, वो तो कहते हैं कि हमारी मेजोरिटी है, अवाम उनके साथ है, तो आ जाए मैदान में। अगर वाकई अवाम उनके साथ हुए तो सीटें उनकी बाकी रहेंगी। जो जीता चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाली जो अवाम के हकूक पे सौदेबाजी करने वाली 2 जमातें इकट्ठी हैं, वो तो अब मेरे ख्याल में कोई भी आ जाए। तो गंडापुर साहब ने कल जो किया सेनेट के इलेक्शन में, वो गलत किया, सौदेबाजी नहीं थी, बिल्कुल गलत, सियासी सौदेबाजी नहीं थी। उस पर आगे बात करेंगे। इतने नालायक किस्म के सौदेबाज हैं कि अगर उनको अगर तरीके से चलते तो शायद 1-2 सीटें वैसे जीत जाते। बेनिफिशियरी आपकी खातून सेनेटर भी है। नहीं, तो हमारी खातून सेनेटर तो एक सियासी हिकमत अमली के तहत जीती ना, उसमें बुराई तो कोई नहीं है। आपने लाहौर से मीना खालिद गुर्की को जबरदस्ती घुसा दिया अंदर, हालांकि वो भी एलिजिबल नहीं थी। नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं घुसाया, प्रोसेस के तहत आए, जमहूरी प्रोसेस के तहत। प्रोसेस गलत कर दें आप, करार दे दें अदलिया के नहीं जी ये गलत है, तो ठीक है, वापस चली जाएंगी। काशिफ साहब जबरदस्ती कोई नहीं आ सकता। आप नहीं घुस गए, मैं नहीं घुस गया,
सिक्का राजुल वक्त यह है कि हुकूमत में शामिल जमात कुछ करे तो वो हिकमत अमली है, अपोजिशन करे तो वो मिसमैनेजमेंट है और वो सौदेबाजी है। देखिए मैं एक चीज में जिक्र उसका नहीं, सिर्फ सौदेबाजी नहीं, बेवकूफी भी है। मुझे बताए ना 26 ठीक है जी, वोट अपने मेंबर को दे रहे हैं, क्या जरूरत है? अकल नहीं है उनके पास, डंडा वोट देने हैं कि डंडे से वोट दिला दिए। बड़ी साहब आगे डिटेल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर यास्मीन राशिद से मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, उसके पता नहीं क्या कसूर है क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका एक कसूर है कि वो वजीर सेहत पंजाब थी और मियां नवाज शरीफ साहब का केस था कि जी उनके प्लेटलेट्स के भी डाउन हो रहे हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं, वो उस मेहरबानी में शामिल थी जिन्होंने ये गलत बयानी की मजारी भी थी जी, और भी बहुत कुछ थे, शेख रशीद साहब भी थे, ये वकील था मियां नवाज शरीफ साहब के कि वो बिल्कुल बिस्तर मुझे ज्वाइन किया जी तहरीके इंसाफ के सफदर यूसुफ जही साहब ने। यूसुफ जही साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे ये बताइए कि आपके आज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर को सजा दे दी गई, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके अलावा आपके 2 एमएनए जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये बड़ी देर से खबर आ रही थी कि 9 मई के केसेस में इनको सजाएं देकर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदे का ये फैसला है, आप कैसे देखते हैं? अहमद खान बच्चन ने तो इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, कितनी होप है आपको? इस तरह देखिए तो है अब वो आप देख ले जोश में वो कह रहे थे तो मैं पता दूसरा कह रहे थे वो तो कह रहे थे। और आपका थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं आपको रिकनेक्ट करें। मुझे शराई साहब बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस तरीके के साथ आप पॉलिटिकल सिस्टम जो है, गो के ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड रिजीम है ये, और ये बल्कि अल्ट्रा हाइब्रिड उसे वो कहते हैं, तो ये इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन करके माजी में भी होती रही। पॉलिटिकल सामना पीपल्स पार्टी ने भी किया, टू सम एक्सटेंड नून लीग ने किया। पीपल्स पार्टी का टेन्योर ज्यादा था क्योंकि उनके सामने ज़ियाउल हक जैसा जाबर हुक्मरान था। तो कैसे देखते हैं ये कि ये अब चलता रहेगा, क्योंकि ट्रेंड सेट तो नजर आ गया? देखिए वो तमाम लोग जो आज हुकूमत में शामिल हैं और टीवी चैनल्स पर बैठ के और अखबारात की बयानबाजी में वो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड रजीम है, और इससे पहले वो ये भी कहते रहे कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था तो मैंने फलां को फोन किया और फलां को कहा कि भाई तेरा चाचा हार रहा है, तो फिर भतीजे ने अपना डंडा घुमाया और फिर चाचा जान जो है वो इलेक्शन जीत गए। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट वो देते रहे ना। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं, अच्छा आप अंदाजा मुझे अखलाकियात के किस मंजिल पर फायज है। माजी के झरोके से वो याद आ गया, तारीखी मोमेंट थी 1988 में जब मुहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी, वहां का बड़ा जोशो खरोश भी था, वो कि उन्हें 93 सीट्स तक रिस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने भी तो वो हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बनी थी ना, जब उन्होंने गुलाम इसाक खान को और साहबजादा यकूब खान को मान लिया था कि वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। मैं जी आपको एक वो बात जो है ऑन रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, जो लोग करते हुए डरते हैं या मसले के तहत नहीं करते। जब इलेक्शन के नतायज आ गए, उससे बहुत पहले की बात है, अभी बेनजीर भुट्टो साहब कैंपेन में थी और उस ट्रक पे उनके साथ बेशुमार लोग थे, मैं भी वहीं पे था। तो जना असलम बेग का फोन आया, ये फोन एक और शख्स को आया जो बेनजीर भुट्टो साहब के बहुत करीब थे और बड़े नामवर वकील थे। उनके जरिए कांटेक्ट किया कि चौधरी एतजाज आप फौरन मेरे से राब्ता करें। बेनजीर भुट्टो साहबा वो जुलूस रास्ते में छोड़ के और वो फौरन एयरपोर्ट पहुंची और वहां जहाज तैयार खड़ा था, वहां से वो इस्लामाबाद पहुंची, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनाब असलम बेग वहां तक पहुंची। तो बेग साहब ने उनका इस्तकबाल किया और बैठते ही कहा कि आप कौन सी कैंपेन और कौन सी इलेक्शन कैंपेन में आप बिजी हैं, आपको हुकूमत तो हमने देनी है, हमसे बात करें। तो उन्होंने तो वाजे कर दिया कि जी मास्टर्स जो है मुझे ज्वाइन किया है। सफदर भाई क्या आपका टेक प्लीज? मैं तो यह समझता हूँ कि इस मुल्क में पिछले 3 साल से कानून और आइन इस तरह की चीजें दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही।
लाकानूनियत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही जमात है जिसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। अब पार्लियामेंट में उसके नंबर कम करने की कोशिश की जा रही है और हर जगह पे बेसिकली तो हमारे वकला अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन आईन और शवाहिद और सब कुछ को सामने रख के फैसले नहीं हो रहे, बल्कि फैसले कहीं और से आ रहे हैं। अब जो लोग सबूत के तौर पर पेश हुए थे कि हमने साजिश केस में अपने कानों से यह सुना था, तो इसमें एक पुलिस वाला कहता है कि मैं मेज के नीचे छुपा था, दूसरा कह रहा है कि मैं सोफे के नीचे छुपा था। तो क्या ये बिल्ली के बच्चे थे कि मेज के नीचे छुपे थे और लोग नहीं देख रहे थे इनको और सोफे के नीचे छुपे थे? ये सारे गेम एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए किया जा रहा है और बच्चे को पता है कि ये किधर से जनरेट हो रही है। एनीवेज, अगर जमहूरियत इस मुल्क में लोगों को चाहिए तो आजादी अदालत होनी चाहिए, इधर आजादी राय होनी चाहिए जिस पे इंतहा खतरे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर ये सिस्टम चलाना है कि मजबूर नजर लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को ही सफदर भाई 2018 से 2022 अप्रैल तक ये इल्जाम तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे भी लगते थे, तहरीक इंसाफ के, पर इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट थी, KPK में भी थी, तो अब ये जो ट्रेंड है ये तो उस वक्त भी चलता रहा ना जी। देखिए काशिफ भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये अक्सर पूछा जाता है। मैं इसका हमेशा यही जवाब देता हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट में ने 2018 में PTI को सपोर्ट किया था और एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की थी, तो खड़े हो जाते ना ये लोग, रजिस्ट करते ना ये लोग, तो उनके पीछे भागने शुरू हो गए और उनके साथ डील करके ही वापस आ गए हैं। रेजिस्ट करते, हमारी तरफ से जिद्दत करते, आजादी के लिए आवाज उठाते। इनका तो वतीरा ही ये कि सियासत तो शुरू ही इधर से हुई है। ये किस तरह कह रहे हैं? और मेरा नजरिया ये है कि 2018 में भी हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई थी। एनीवेज, अगर हम इस तो फिर आपके लीडर जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आपको आपकी सीटें कम कर, आप कह रहे हैं ना कि आपकी सीटें कम की गई, तो फिर आपके जो लीडर है इमरान खान, वो गवर्नमेंट ना लेते, उस वक्त कहते कि जी हमारी सीटें कम की गई हैं, उन्होंने तो बड़े आराम से गवर्नमेंट ले ली थी। हमने आवाज उठाई थी, उस वक्त भी आवाज उठाई थी, 2014 के इलेक्शन में भी आवाज उठाई थी और हमने हमेशा 2018 की बात कर रहा हूँ। देखिए 2014 में हमने धरना किस लिए किया था? धंधे के खिलाफ किया था ना। इस तरह की सियासत में, पार्लियामेंट में इनडायरेक्टली लोगों को एंटर करने के खिलाफ किया था। हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड लोग ही आ जाए, जिनको कौन सेलेक्ट करे, वो हमसे हो या दूसरों से हो, लेकिन इस तरह के लोगों का आना वो हमने किए या दूसरा किसी ने किए। सफदर भाई के लिए ये जहरी कातिल है। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपका जो CM खैबर पख्तूनख्वा है, उनको पार्टी के आपके इनर सर्कल जो है उनको कंप्रोमाइज कह रहे हैं। वो आगे हम बात करेंगे एंड पे, जो उन्होंने किया सेनेट के इलेक्शन में। लेकिन अगर ये 9 मई के केसेस में सजाएं ऐसे मिलनी शुरू हो गई, तो फिर तो आपकी KPK की गवर्नमेंट जो है, जो कि बड़ी करीब है, अब तो जाहिर है कि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, और जो 2008 के बाद हर इलेक्शन हारने वाला फैसल करीम कुंडी इस वक्त चैंपियन बना हुआ है वहां का, तो आपकी गवर्नमेंट भी चली जा सकती है KPK की। देखिए भाई, हमारे KP गवर्नमेंट के खिलाफ तो साजिशें हो रही है और शदीद साजिशें हो रही है। वो तो आपका CM खुद कर रहा है, वो सब कुछ तो आपका CM खुद नहीं कर रहा जी। बिल्कुल, लोगों का परसेप्शन इस तरह बन रहे। मेरी बात नहीं, परसेप्शन नहीं, उसके एक्शन से भी पता चल रहा है ना जी। काशिफ भाई, पार्टी में रेजिस्टेंस चल रहा है उसके खिलाफ भी, लेकिन मेरी बात सुनिए। हमारी हुकूमत है KPK में, हमने इस हुकूमत को या SNPS, MNL या CM को वोट इसलिए नहीं डाला कि आप KPK में हुकूमत करें या किसी और जगह जाकर हुकूमत करें। हमने इनको वोट इसलिए डाला है कि आपने हमारे लिए खान को आजाद करना है, इस मुल्क को आजाद करना है। अच्छा राइट, मैं दूसरे गेस्ट से अगर असम्बलियां हो और खान साहब निकलते नहीं है, तो हमें
अपनी ही समझ नहीं चाहिए थे। अच्छा, एक बात मैं कर लूं, फिर मैं शाही साहब का टेक लेना है। भट्टी साहब मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ ही रहिए। लेकिन आप को तो प्रोटेस्ट जो है इनर सर्कल में अपने केपीके के सीएम के खिलाफ है। आप 5 अगस्त को तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपने लीडर के लिए प्रोटेस्ट करना। मैं आता हूं आपकी तरफ, तो मुझे बताइएगा शराजी साहब, आप क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ के खात्मे का फैसला कर लिया गया है, और क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम हुकूमत नाकाम हो गया? देखिए, पार्लिमानी निजाम हुकूमत तो नाकाम नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों के हाथ में है वो एब्सोल्युटली नाकाम हुए हैं। आप यहाँ पे निजाम खिलाफत नाफिज कर दें और 342 या 45। अच्छा, मैं आपसे डिफर करने की जरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, इस वक्त जो 342 या 45 का हाउस है, इसमें से किसी शख्स को आप उठा के खलीफतुल मुस्लिमीन बना दें, वो भी नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जो माफियाज हैं वो उसको नहीं चलने देंगे, और वो माफिया के हेड जो हैं वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। और एक से ज्यादा मरतबा हम इस पे बात कर चुके हैं, और उन माफियाज की जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने आ चुकी है कि वो माल बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। खरीदो फरोख्त में हमदर्दियां खरीदते भी हैं, फरोख्त भी करते हैं। ये तो हर दौर में होता रहा है जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो पॉलिटिकल लॉट है, जिसको आप रूलिंग एलीट कहते हैं, ये इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की बुनियादी वजह है। आपको एब्डो लगा के तमाम लोगों को जो पिछले इलेक्शन में किसी न किसी शक्ल में कौमी असेंबली में, सूबाई में मौजूद रहे हैं, जब तक आप इन सबको नाअहल करके एब्सोल्युटली एक नई ब्रीड नहीं लाते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शाहिद साहब, ये वही लॉट है जो नॉन पार्टी बेसिस के इलेक्शन 1984 नहीं सर, वो अब इस रंग में रंगे जा चुके हैं ना। नहीं, अर्ज ये है, वो बड़े अच्छे लोग होंगे, शायद ढंग के लोग हों, लेकिन नमक की कान में आने के बाद वो नमक का हिस्सा बन चुके हैं। उनमें से फखर इमाम वगैरह, जी, ये सब ख्वाजा साहब जो थे, इनके वालिद साहब चेयरमैन थे मजलिस शूरा के, तो उनकी जो सियासी तरबियत हुई है बाजूर ने की है, तो आप अंदाजा फरमाइए ना कि क्या। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम नाकाम नहीं हुआ। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट हमेशा सुप्रीम हुआ करती है, तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम है? सर, वो सारी दुनिया में होती है ना। पाकिस्तान एक डिफरेंट केस है। यहाँ की पार्लियामेंट के अज़ाए तरकीबी क्या है, MNAs का किरदार उठा के देखे ना। 26वीं तरमीम में आप एक आईना है, उसमें सबका किरदार आपको नजर नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराहों का किरदार नजर आता है, आपको अदलिया का किरदार नजर आता है, मेंबरान कौमी असेंबली का किरदार नजर आता है। तो ये आईना देखे ना, इसमें सब कुछ वाज़ेह। बाकी रही बात कि इस सियासी जमात को खत्म करने का फैसला हुआ या नहीं, जिस तरह आपको पंजाब में तजावजात गिराने, हटाने और खत्म करने की मुहिम नजर आ रही है, इस तरह कुछ लोगों की नजर में ये सियासी तजावजात है। मैं तो नहीं कहता कि ये तजावजात है, लेकिन जिन्होंने तजावजात समझ लिया है, जिन्होंने अपने रास्ते की रुकावट इसको समझ लिया है, चले गिरा रहे हैं। तो इसका मतलब उसमें पीपल्स पार्टी को तो आप शामिल नहीं करेंगे ना? आप पंजाब की तजावजात की बात कर रहे हैं। उसमें तो वो शामिल नहीं है, ऑफ कोर्स। जी, अच्छा, में वो शामिल नहीं जो पंजाब में शामिल हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट जिनके पास वजारतें हैं, राइट, मैं समझता हूँ ज्यादा जो जिम्मेदारी तो है उन पे आयद होती है। साहब, क्या समझते हैं आप कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खात्मे का फैसला कर लिया गया है, और क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम हुकूमत नाकाम हो गया? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रेशर के जरिए, किसी हुकूमती दबाव के जरिए या हुकूमती अहकामात के जरिए खत्म की जा सकती है। हुकूमती जबर के साथ, जब तक अवाम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे वो 1 हो, 2 हो, या 1 लाख हो, या 1 करोड़ हो, ठीक है ना, उसका वजूद रहता है। ये अलग बात है कि मतलब उनकी पॉलिसीज किसी वक्त नाकाम हो जाती हैं, तो पार्टीज बैकग्राउंड में चली जाती हैं। माजी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आमरीत के दौर में खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आमरीत नाकाम हुई, और सियासी जमातें आज भी वजूद में मौजूद हैं। बाकी जहां तक रह गया मतलब पार्लियामेंट की नाकामी या मतलब या इस किस्म की बातें, मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई मसाइल हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी पाकिस्तान के तरह अभी तक तरक्की पजीरी के अमल से गुजर रही है, ठीक है ना। तो जब तक मतलब ये प्रोसेस हमारा मजबूत नहीं हो जाता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस बात की हामी रही है और जदोजहद करती रही है कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसको अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हमारी आईनी मुद्दतें पूरी होंगी तो इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जमहूरी रवैये बेहतर होंगे हमारे अवाम के, हमारे इदारों के और हमारी कौम के, और इंशाल्लाह ये मसाइल जो है हल हो जाएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान जो है वो 17 साल की नाबालिग दोशीजा नहीं है, 78 साल का बाबा है।
100 साल में तो मौत वाक़या हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। हमारी कौम ही नहीं जी। सुधरती ना। आप ये हाँ। देखें ना, आप तो इससे ये इतने बाबा मसाइल और हम क्या जिक्र कर रहे करेगा? हैं, बाबे के नए दांत आएंगे, जुडिशरी बाबे के नए बाल उगेंगे, स्या बाल उगेंगे। आप ये देखें क्या होगा? कि कल जो कोयटा में क्या हुआ, वो सातिक जई सरदार को लेकर आए शीतल के और जीरक केस में, तो उस नौजवान सरदार को किसी ने हथकड़ियां नहीं लगाई। सब आपकी गवर्नमेंट है वहां पे। कुछ और था। सरफराज ठीक है ना? मुफ्ती नहीं, पीपल्स मैं पार्टी सरफराज का मुफ्ती- वजीर आला। सिर्फ सरफराज मुफ्ती की बात नहीं कर रहा, वो जज की भी बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की नहीं, भी। लेकिन जज से लेके थानेदार तक इंतजामिया सभी आई, बेबस हैं। लेकिन कि वहां पर देखिए- सरकारी निजाम है, देखिए तो उनको देखिए आके रख देखिए देंगे। देखिए बड़ी साहब, ये देखिए बदकिस्मती आदमी इंतजामिया है। आई, जिसका हेड वजीर आला है वो पीपल्स पार्टी से है। मैं सरफराज मुफ्ती को इस हद तक मतलब बेहतर समझता हूं कि उन्होंने कम से कम फौरी तौर पे एक्शन लिया है, मैक्सिमम लोग गिरफ्तार हुए हैं, और ये मसला जो ये आपकी दब जाने सोच वाला हो था, सकती खामोशी है, से खत्म हो जाने वाला लेकिन था। 1.5 माह तक वो तो नेशनल लेवल देखिए पे देखिए बड़ी पीपल्स साहब, पार्टी की बड़ी साहब 1.5 माह तक तो उसको पता ही नहीं चला, सामने ये आ तो गया। सोशल मीडिया ने शोर मचाया है, तो फिर वो एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के कायदीन बिलावल भुट्टो से लेकर मेरे जैसे एक छोटे से कारकुन ने भी आवाज तो उठाई ना। हम सब की आवाज, अवाम ने आवाज उठाई, मुआशरे के सब लोगों की मैं आवाज है, सफदर ठीक है यूसुफ ना? से तो आज सफदर साहब, टेकअप हो गया है। सफदर भाई, फैसला क्या होगा। आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ के खात्मे का फैसला कर दिया गया है? और क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम हुकूमत आप समझते हैं नाकाम हो गया है? सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट जो बात करते हैं हम कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मदर जो पार्लियामेंट है यूके की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां से ड्राइव किया गया था, इंडियन भी वहीं से ड्राइव किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी और सिमत में निकल गए। रूल ऑफ लॉ की बात है, आप क्या समझते हैं? देखिए काशिफ भाई, एक तो ये है कि पाकिस्तान इंसाफ को खत्म करने का प्लान 3-4 साल पुराना है, और 9 मई के जो किया थे वो उसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन थी। तो पीटीआई को तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नौजवान पीटीआई और इमरान खान और पाकिस्तान के साथ है, इंशाअल्लाह कोई भी इस पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। दूसरा, पाकिस्तान में तालिबानी सियासत हो, सभी हुकूमत हो या सदारती हो, इसमें मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आप निजाम चाहते हो उसमें मिलावट कर लेते हैं तो वो गंदा हो जाता है, और अगर आप सदारती चाहते हो और अगर उसमें मिलावट कर लेते हो तो वो गंदा हो जाता है। इस मुल्क का मसला है गंदा निजाम, उससे अगर हम छुटकारा कर सके, हम गलत लोगों की उनकी छानबीन कर सके, उनको सजाएं दे दे, उनको सियासत से दूर रखे, चोर डाकू लुटेरों को, इस मुल्क के इदारों को ठीक करें, तो इसमें पार्लिमानी निजाम बेहतरीन तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कह दिए कि इलेक्शन इतने दौरान में करना है, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं किसी का बाप मुझसे करा के दिखाएं, लेकिन कहता है आप ये देखिए ना, आयोग कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है, और आपका इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि किसी का बाप आके मुझसे कराए, और फिर वही इलेक्शन कमिश्नर रहता है उस सीट पे और मजे और ऐश इशरत करता है। तो इस तरह की मिसालें अगर हम बनाएंगे, सफदर भाई बात यह है कि पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स होती है और तमाम जमातें, में किसी एक जमात की बात नहीं करता, वो इक्तदार के लिए सियासत करती हैं, और ये पीपल्स पार्टी जिसको जाहिर है कि कोड़े भी उनके वर्करों ने खाए, और रियासती जबर का किसी जमाने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन तक उन्होंने बड़ी रेजिलियंसी दिखाई, लेकिन आज वो भी उसी लाइन में खड़ी नजर आती है। तो उस तनाजर में मैं कहता हूँ कि जब आपसे केपीके का भी इक्तदार छिन जाएगा, आपके एमएनए एमपीएस डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो फिर आपके पास बेचने के लिए क्या रह जाएगा? जब पीटीआई की हुकूमत केपी से भी खत्म हो जाएगी तो हम एहतजाज के लिए आजाद हो जाएंगे। अच्छा, हम अपने हुकूक लेने के लिए आजाद हो जाएंगे। तो फिर भी पार्लियामेंटेरियन पे कदराने हैं, और हमने पार्लियामेंटेरियन को वोट सिर्फ इसलिए दिया था कि ये खान की आजादी के लिए स्ट्रगल। अगर मसला हल नहीं होता तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अली मीन गंडापुर अलहदा हो सकते हैं गवर्नमेंट से जी, लेकिन केपीके की गवर्नमेंट खत्म करने के साथ साथ इस मुल्क में जमहूरियत का भी जनाजा उठेगा, यह भी याद रखें। राइट, आपका टेक आ गया। आप क्या समझते हैं कि जो पोजीशन इस वक्त बनी है, मैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ पीटीआई को, लेकिन हमने माजी में देखा कि तमाम ही पॉलिटिकल जमातें जब ऑपोजिशन में जाती हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ईंटें रख के जेल के बाहर आसिफ अली जरदारी को मिलने जाती थी, और फिर मियाँ साहब की जो बेगम है मरहुमा कुलसूम नवाज शरीफ,
उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा, बल्कि लाहौर में ही तो फोक लिफ्टर से डिक्टेटर के करिंदों ने उनकी गाड़ी को भी ऊपर कर दिया था। तो आज उसी रियासती जबर का सामना अगर पीटीआई को है तो आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ को असेंबलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए? बहुत पहले दे देने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन के नताइज में हेरफेर हुआ था और जब वो ट्रिब्यूनल कायम नहीं किए जा रहे थे और इंसाफ नहीं मिल रहा था, और फिर 7 मजीद जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जब उनका वो फैसला आया था और उस पर इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, तो 101 वाकयात हो चुके थे, तो मुस्ताफी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी साहब जी नहीं, मैं लास्कर साहब आपके साथ इख्तिलाफ करूंगा इस बात पर जी जी कि सियासी प्रोसेस जो है उसमें सियासत जो है मैदान में रहकर की जाती है। पार्लियामेंट का निजाम चल रहा है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट की जो सियासत है पार्लियामेंट के अंदर रहकर की जा सकती है। जो रेजिस्टेंस वहां पार्लियामेंट में रहकर हो सकती है वो सड़कों पे होकर जाकर नहीं होगी। ये गलती इन्होंने की थी जब इमरान खान साहब ने अपनी असेंबलियां तोड़ी और इस्तीफे दिए। वो अगर उस वक्त असेंबलियां ना तोड़ते और इस्तीफे ना देते तो शायद मतलब वो जो तरमीम कैसे हो गई, निजाम का असेंबली में मौजूद थे, 26वीं तरमीम हो गई। बड़ी साहब नहीं, हुक्म कुरुक वाली बात ऐसी नहीं होती। मतलब और क्या हुआ? इमरान खान ने गलती की थी, आपने रेक्टिफाई तो कर दिया था कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराए, आपने भी नहीं मानी उनकी बात। नहीं तो इलेक्शन हमने तो नहीं कराने थे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने थे, मतलब उन्होंने करवाने थे। मोम की नाक तो सबने बनाया ना बड़ी साहब। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से जद्दोजहद में खड़ी रही है। अभी आप फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी भी उसी लाइन में लग गई है। खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है, आज भी पीपल्स पार्टी जद्दोजहद की अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में कौमी तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत की आया के लिए 10 साल भाग गई थी पीपल्स पार्टी है। 10 साल। आप बावलपुर से है, थोड़ा सा आगे भी जाएं, सिंध में भी होके आए, बेशुमार दफा गया हूँ, बेशुमार दफा गया। इंटीरियर में जाइए ना। तरक्की और खुशहाली सिंध में आजकल हो रही है, इस वक्त तक हो चुकी है। माजी की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको नजर नहीं आएगी। आप देखें दिल का इलाज, जिगर का इलाज दुनिया भर में सबसे ज्यादा उस पसमानदा इलाके में हो रहा है। सैलाब की तबाहकारियां हुई तो 21 लाख घर बनाने की बात पीपल्स पार्टी ने की और 8 लाख से ज्यादा घर इस वक्त बनकर तकसीम हो चुकी है गरीब अवाम में। जबकि आप थोड़ा रह गया, केपीके में देखें आज भी वहां पर सैलाब की तबाहकारियों से शायद इस्लाम जैसे हॉस्पिटल के लोग जो हैं, जो क्रीम थे और इंतहाई जेनरस किस्म के लोग, वो जो वहां पे चैरिटी के तौर पे अस्पताल चला रहे थे, सियालकोट से उठ के गए बनाया। उस बदकिस्मत फैमिली के साथ क्या हुआ कि उसको बचाने वाला कोई नहीं था वहां पर। नहीं, उनको अकल नहीं थी। देखें बात, देखें वन साइडेड ना करें। वो कहीं पे भी है, पंजाब में या केपीके में है, इस वक्त तूफान है, इस वक्त देखे ना, लैंडस्लाइडिंग है, लैंडस्लाइडिंग है, आफत आती है, लेकिन क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अपनी जान बचाए ना। मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको काम नहीं करना चाहिए था वहां पे। जैसे अभी आप कर्नल साहब का वाकया बयान कर रहे थे रावलपिंडी के हवाले से, ठीक है, वो कर्नल साहब की गलती है उस पाकिस्तान में जिसमें एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। ये पंजाब की भी बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपका देही पंजाब है वहां पे वो ही जा सकता है। देही पंजाब क्या, यहाँ लाहौर में नहीं मिलता खाना, एक वक्त वहां पे वो ही जाता है मजबूर जो जिसके पास बहुत पैसा है। और ये अस्पतालों वाला बहुत बड़ा माफिया है। ये आप जर्नलिस्ट तो उन्हें कह रहे होंगे, अल्लाह उनकी बख्शिश भी करे, लेकिन ये अवाम का खून क्या, ये तो सब कुछ निचोड़ लेते हैं। इंडस्ट्री बात दुरुस्त है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे माफिया बन चुके हैं, जिसमें ये भी कमर्शलाइज हो चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी। लेकिन बहरहाल इस खानदान के बारे में बहुत सारी बातें वहां के नेटिव लोग बताते हैं, लोधरा के, जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे अहबाब भी हैं, तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में होने के। अल्लाह ताला उनके मतलब जो वैसे मतलब जो चले गए उनके दर्जात बुलंद करे। और अगर ये अच्छे काम कर रहे हैं जिस तरह कोई लोग कहते हैं, तो अल्लाह ताला इनको और इस्तिताअत दे कि और ज्यादा अच्छा काम करें। सफदर भाई मुझे बताइएगा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको क्या इस्तीफे नहीं दे देने चाहिए? शराजी साहब तो कहते हैं बहुत पहले दे देने चाहिए थे आपको, सूबाई और कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से। और आज हुकूमत ने फैसला कर दिया है, गैस की प्राइस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अवाम की मुश्किलात अब तक ऐसे ही बढ़ती रहेंगी और आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है दस्तों गिरेबान रहेंगे। काशिफ भाई, एक तो ये है कि ये ऑप्शन हमारे साथ है और हम हमारी इस पे डिस्कशन हो रही है कि क्या हमें अगर इस तरीके से हमारे मेंबर्स को 26 मेंबरन के गर्दन पे तलवार पहले पंजाब असेंबली में रखी गई। अब हमारे पंजाब असेंबली के जो अपोजिशन लीडर है उसको रास्ते से हटाया जा रहा है, उसके साथ हटा दिया तो यही तरीका तो आ गई ना जी, सजा हो गई तो जाहिर है। तो हमारा ये ऑप्शन हमारे साथ है, लेकिन अभी इस पे अभी पार्लियामेंट के अंदर हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि उधर से रेजिस्टेंस बढ़ा सके, उधर से प्रेशर बिल्ड कर सके।
क्योंकि अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद कोई भी अब नहीं है। सेकेंडली, लेकिन आपको जाना तो अदालतों में ही पड़ेगा ना जी। इस मुल्क में अब सीधा कानून है कि गरीब हमारे अय्याशियों के बिल देंगे, तो अब उमरा, वज़रा और अमीर लोग वो ऐश इशरत करेंगे और उसका बिल गरीब लोग देंगे। तो इस मुल्क में ऊपर के लेवल पे जो अय्याशी हो रही है, जो नई नई गाड़ियां आ रही है, जो नए नए खर्चे, बाथरूम पे करोड़ लग रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के खर्चे, वज़ीर हाउस के खर्चे, उनके बाकी वज़रा के खर्चे, उन सबको कम करने की वजह उस पर इजाफा किया जा रहा है। गरीब आवाम पे केपी की हुकूमत में गंडापुर साहब से फरमाए कोई नहीं अखराजात को कंट्रोल करे ताकि बाकी लोगों के लिए भी मिसाल हो। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कर ली है ना जी। एमएनए जो है वो रोटी कपड़े पे काम कर रहे हैं, सेनेटर रोटी कपड़े पे आ गए हैं, सरकारी मुलाजमीन जो है ब्यूरोक्रेसी, सब अमीर लोग हैं, बंद कर देंगे। नहीं, वो सब रोटी कपड़े पे काम कर रहे हैं ना। फेडरल गवर्नमेंट ने तो बड़ा कमाल किया, खर्चे कम कर दिए। मैं तो कहता हूँ मिसाल बने वो तो मेरा दोस्त है, माइंड ना करे। भट्टो साहब ने कहा था कि हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे, और जरदारी साहब ने कहा कि हम इनसे वापस देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमने 20 लाख घर दिए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो सिंध में बड़े आइडियल हालात हैं लोगों के। वो सिंध जिस जो 3 शहरों के अलावा सिंध जो बर्बादी का नमूना। आप डॉक्टर साहब से पूछे ना, अपने भाई का इलाज करवा कर आए हैं इधर का गंबट से, क्यों गए थे वो पीटीआई के होते हुए? मैं सिंध गया था रूरल एरियाज में। ऐसा है कि आप कहेंगे कि मैं साउथ अफ्रीका के जंगलात में हूँ, सहराओं में हूँ, इतनी गुर्बत, इतनी, लेकिन इनको सिर्फ ये 2-3 जगह नजर आ रहे हैं। उनको मॉडल बना के लोगों को प्रॉब्लम ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, हो रही है, तो मैं उसकी भी कहूंगा, सुन लीजिए, हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। तो सुन लीजिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अवाम जो है ना 25 करोड़ उसको मुंह में बताएंगे, टीवी में बताएंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना है, अपने बच्चों, पाकिस्तान के बच्चों का सोचना है। राइट, अल्लाह का हम सब पे फजल है, लेकिन ये कौन तो बर्बाद हो गई ना, हम लोग मर रहे हैं भूख से। गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आपके सीएम का कोई बयान नहीं आया इस पे, अवामी इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते वो? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि गैस की कीमतें बढ़ाने का वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। आपके सीएम जो है, जो आपकी हुकूमत है केपीके की, अवाम के ऐसे सुलगते मसाइल के ऊपर उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है खुल के? इस पे पूरे पाकिस्तान को बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हमारे लिए अपने इतने मसाइल कर दिए हैं कि हम उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन हमें इस पे सारी कौम को, पीटीआई को भी, पीटीआई की क़यादत को भी इस पे एहतजाज कॉल करनी चाहिए। ठीक आ गया आपको जी। कोalition गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कारनामा कई हजार अरब रुपए आईपीपीस को देने का फैसला हो चुका है। जो बिजली बनी नहीं, जो खरीदी नहीं, जो आपने इस्तेमाल नहीं हुई, वो कई हजार अरब रुपए बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से सूद पे लेके उनको दिए जा रहे हैं, और वो सारा कर्जा जो है वो आप कर्जा जी वो अब आपकी जेब से निकाला जाएगा ना जी। हर बिल में इजाफा हो जाएगा, नंबर 1। और यही कुछ अब गैस के मामले में हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये कारनामा जो है, इस पे भी बात होनी। नहीं, अवाम की बात कौन करेगा? मुझे शाही साहब ये बताइए फिर। बस हम आप करेंगे, और किसने करना है? बाकी तो मौजमिला कर रही है ऑपोजिशन, चाहे पीटीआई की हो, किसी की भी हो। जाहिर है कि शैडो कैबिनेट्स बनती हैं, ओपिनियन दी जाती है, तजावीज दी जाती है। देखिए, हुकूमत में शामिल कोई जमात जो है वो अवाम के हुकूक की बात नहीं करेगी। दे आर बीइंग बेनिफिटेड, ठीक है जनाब। वो तो हनीमून पीरियड है, देखे कब तक जारी रहता है। ये बात दानिश्वरों को करनी होगी, सिविल सोसाइटी को। अवाम कौन सा स्टेप फॉरवर्ड है? क्या करे अवाम, क्या करे? सड़कों पे टाइम थोड़ा रह गया। बड़ी साहब, ये जो आपका आज आया रिटायर्ड कर्नल साहब जो बेटी समेत डूब गए शहर के अंदर, रावलपिंडी शहर के अंदर, और ये मतलब लोग नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये वो बहरिया टाउन है, मलिक रियाज का, जिन्होंने रास्ते बंद किए, और उसके बाद जनाब ये पानी जो है, सड़कें जो है वो तालाब, वो नहरें बन गए। तो ये कैसे देखते हैं कि आप पंजाब हुकूमत जो है अवाम को बारिशों के पानी से बचाने में नाकाम नजर आ रही है आपको? लाहौर में भी ऐसा हाल हुआ है। किस्मत ही है, लाहौर में भी मतलब यही सूरत हाल है। सड़कें जो है वो नहरें और तालाब बन चुके हैं, और डीएचए और बहरिया टाउन जो है मतलब वो उस तरह नजारा पेश करते हैं जैसे बस्ती की कोई गलियां हो, और कीचड़ और गंदगी, वहां पे टूटी फूटी सड़कें। मुझे नहीं समझ आती कौन से लोग कहते हैं कि जी लाहौर लुट के खा गया, लाहौर की सड़कें। और भाई, लाहौर की सवाए 2 या 3 सड़कें, एक माल रोड
और MM आलम रोड और मेन बुलेवार्ड के अलावा कोई सड़क साफ ही नजर नहीं आती। जिस शहर की गली में घुस जाओ वहां गंदगी के ढेर हम बाहर नजर आते हैं, सड़कें टूटी हुई वैसे हैं, आपका गटर उबल रहे आपके हैं। आपके आपके ये भागलपुर अफसोस में है। ना, मतलब मैं 2 साल इसी पहले तरह गया था। भावलपुर की हालत ये, मैं पिछले दिनों भावलपुर गया हूं 2 दिन पहले, खुदा की कसम देख के रोना आ रहा था। वो भावलपुर जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता हूँ कि मैं भावलपुर जाऊं, क्योंकि यार इस भावलपुर में तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा जो सूरत हाल आज है इसी। और ये हुकूमत कहती है कि जी हम सब जगह नहरें बना रहे हैं, मतलब पता नहीं शहद की और दूध की पता नहीं कौन से जन्नत के नजारे हैं जो इनको बैठ के वजीर हाउस में नजर आते हैं या इनको आपका वजारतें एक मुख्तसर इसके ऊपर मजे लौटते हुए नजर आते हैं। जी कोलिशन गवर्नमेंट में है, आप जिम्मेदार हैं इसके, नहीं हम कोई absolutely गवर्नमेंट में नहीं जिम्मेदार है, हैं। हमारे 8-10 MP है, उनकी क्या औकात है साहब, वो तो हमारी बात भाई, तो कोलिशन खत्म करें ना। कोलिशन हम तो सिर्फ पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों सपोर्ट करें? ना करें। आपने मिलकर हुकूमत बनाई है, हुकूमत ना अहलों के हाथ मजबूत कर रहे हैं, आप अहलों के हाथ मजबूत कर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो ये भी अपोजिशन कर रहा हूँ, ये मेरी पार्टी का हिस्सा सफदर है भाई, जो मैं कर रहा हूँ। सफदर भाई मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की जो बज़ाहिर मज़ामत की सियासत है उसको कितना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आपके इनर सर्कल्स और अवामुन नास जो आपके चाहने वाले हैं वो सब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड है, ही इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स। और उसके अलावा ऑपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट का जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, मेरे ख्याल में इससे आपकी पार्टी की रेपुटेशन बहुत खराब हुई है और आप कम से कम 2 सीटें और लूज कर गए कंप्रोमाइज करके, और अगले दिन आपके ऑपोजिशन लीडर को और 2 MNAs को कोर्ट डिसीजन के बाद फारिग कर दिया गया है। आपका एक मुख्तसर सा इसके ऊपर। काशिफ भाई, एक तो ये जो सेनेट इलेक्शन हुआ है ये पार्टी के अंदर भी काफी कंट्रोवर्शियल है, इस पे बातचीत हो रही है और अभी मैं इसको ये नहीं कह सकता कि अमीन गंडापुर उसने पार्टी के साथ बेवफाई की है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उनका भी यही फैसला था जो उस अमीन ने किया था। तो टाइम के साथ ये साबित हो जाएगा और रेजिस्टेंस की सियासत को हमारी नुकसान पहुंची है और जिसने भी पहुंचाई है, जिसने इसमें सुस्ती की है, इंशाल्लाह वक्त आने पे उनको इनकी सजा मिलेगी। हमें पुरअमन एहतजाज करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए और ये हर शहरी का, हर पार्टी का मुख्तसर जवाब दे दीजिए। रावलपिंडी में जो नाला लई को रास्ता जाता था, उन रास्तों को बंद करने का अंजाम ये निकला है कि रावलपिंडी जो है बजाय नहर या दरिया का मंजर पेश कर रहा है और रोज ही लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, लोग डूब रहे हैं। इसके ऊपर हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए काशिफ भाई, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जो भी कॉलोनियां बनती है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां, उसमें ये से मलिक रियाज की कॉलोनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जिधर आपके भी लीडर का दोस्त ये था। उस वक्त की हुकूमतों को लालच और रिश्वत दे के पानी का रास्ते रोक लेती है, बंद बना लेती है, जिससे जो आम पुरानी आबादियां होती है वो सब तबाह हो जाती है। तो इसमें जो भी ये हमारा मुल्क है, जिसने भी इस तरह किया है उनको पकड़ना चाहिए और जिस कॉलोनी में भी पानी का रास्ता, काशिफ जिस कॉलोनी में भी साहब, रोका है, दरियाओं का उस पानी पर चढ़ रहा हल है, चाहिए। ये कभी ना कभी उतर जाएगा। जो लोग मर रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन Right. एक और दरिया चढ़ रहा है जो कभी नहीं उतरेगा, उतरने का दूर दूर तक इम्कान कौन नहीं सा है। है? वो है जनाब कानूनी करप्शन का कानून बना और चाहिए। बैरूनी कानून- कर्जों का। कानूनी- ये ऐसा दरिया नहीं चढ़ है। रहा है, इसके उतरने का कोई इम्कान नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को डबो रहा है। वो कौन सा था? दबो चुका है करप्शन दबो चुका है। और बैरूनी कर्जे, करप्शन और बैरूनी कर्जे। नहीं, आपको हमें मेरी बात इस सुनिए। दरिया के खिलाफ जदोजहद करने की जरूरत है। आप ये बात करते हैं शराई साहब, आप समाज में तो ऐसी मुझे कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आ रही, बेचैनी नजर नहीं आ रही लोगों को। समाज तो रोटी कपड़े की लाइनों में लगा हुआ है। समाज तो बिजली के बिल कहां से अदा करने इसमें सोच रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि मैंने अपने छोटे से मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल डलवाना है, या 1 लीटर डलवाता है तो 10 पॉइंट मिलते हैं, हाफ लीटर डलाता है तो 3.5 पॉइंट मिलते हैं। आम आदमी को तो इससे फुर्सत नहीं है, वो कहां जाए। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने बड़ी साहब काशिफ भाई एक सेकंड दे। समाज में एहतजाज और रेजिस्टेंस मिडिल क्लास करती है। मिडिल क्लास को तो हमने बर्बाद किया इस मुल्क में, हमारे पास तो मिडिल क्लास है ही नहीं, एहतजाज कौन करे? वो लोग तो दो टाइम का खाना नहीं कर सकते अपने अफोर्ड। जी बड़ी साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर की सियासत थी, इसने मज़ामत की जो वज़ाहिर इमरान खान की सियासत थी, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो जाने ना जाने, गोली ना अच्छा, जाने, इसको बाप तो सारा जाने। कितना नुकसान पहुंचाया है?
और ऑपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट का जो इलेक्शन लड़ा है, इससे रेपो जो है खराब हुई है पीटीआई की या अली अमीन गंडापुर की, क्या देखते हैं? देखिए जी, उनकी रिपोर्ट तो डेफिनेटली खराब हुई होगी, जिस तरह सफदर साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन देखे ना उनकी सियासी नाअहली और नालायकी है, वो कैपेबल ही नहीं है कि अपनी पार्टी को भी संभाल सके, हुकूमत क्या संभालेंगे। इसी तरह केपीके का बुरा हाल किया है, सत्यानाश हो चुका है केपीके में, जहां दरिया थे मतलब वहां जो है मतलब समंदर बन चुके हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब बड़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, टाइम खत्म हो गया कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। बड़ी साहब आपकी गवर्नमेंट है, 9 मई के केसेस इन पे अली अमीन गंडापुर पे भी पड़े हैं, इन पे भी रहम करें इनके लोगों से, उसको भी आप सजा दिलवाएं ना, ताकि जान छूटे सबकी, सब केपीके के अवाम की भी। और जिसने गलत किया खुद ही भुगतेगा। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, अदालतें फैसला करेंगी, हमने क्या करना है। जी जी, ऐसा ही होने जा रहा है जी। बहुत जल्द इंशाल्लाह सजाएं हो रही हैं, 10-10 साल नहीं 20-20 साल होंगी। अमन का बोलबाला होगा और ये परचम जो है बुलंद रहेगा और आप देखेंगे खुशहाली आएगी हर तरफ। और अल्लाह करे जी ऐसी हो। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 40 साल में जो खुशहाली हमने देखी है वो उसका नाम बर्बादी है। थैंक यू वेरी मच, बर्बादी हुई, तबाही हुई। थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सारी सिस्टम तबाह हो गई, करप्शन इस मुल्क का बोलबाला है, लोग गुर्बत से मर रहे हैं। कभी यूं भी तो होगा कि कोई ऐसा है जो सारी बर्बादी को समेट ले। उस्मान बुजदार आया था ना, उस्मान बुजदार आया था, कितना खूबसूरत छक्के लगाए उसने करप्शन के, सारी दुनिया आज भी याद कर रही है उसको। राइट जी, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल। उसमें कोई मुकदमा भी नहीं है, मजे की बात देखें, आजाद घूम रहा, कोई उसको पकड़ता भी नहीं है। नहीं, पकड़ना तो आप लोगों ने है जी, अब आपकी हुकूमत है। हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत आएगी तो फिर बताएंगे आपको। राइट जी, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक, टाइम खत्म हो गया। दिलचस्प जो है गुफ्तगू होती, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में डायलॉग करती हैं, इसमें जो है तलखी नहीं होनी चाहिए। डायलॉग जो है वो बहुत से मसाइल का हल है और उसमें से खैर की भी हमें जो है वो तवक्को भी होती है, कुछ सोल्यूशन भी निकल आते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो है मुआशी तौर के ऊपर और इंतजाम बहुत मुश्किल में है। अल्लाह ताला जो है ये मुश्किलात निकाले, लेकिन हमारा समाज जो है वो परेशान है। जो बात अभी कर रहे थे एवोल्यूशनरी प्रोसेस की, हम स्टूडेंट लाइफ से अब तक हर दौर में यही सुनते रहे कि जी ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जमहूरियत जो है, पार्लिमानी निज़ाम जो है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही है। लेकिन वो प्रोसेस फिर हर 3-4 साल बाद दोबारा शुरू हो जाता है और दोबारा से हम जीरो से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जाता है। पाकिस्तान ने तो रहना है, क्योंकि जो इस्लाम के नाम के ऊपर, कलमे के ऊपर पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म की जो है निशानी है, उनकी देन थी, हमें उनकी स्ट्रगल्स थी। भी बस आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।